पिछले क्लास में जो है हम पढ़े थे कूलम्ब्स लॉ के बारे में, ठीक है। और पढ़े थे कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, तो दो चार्ज के बीच जो लगने वाला फोर्स है वो दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। फिर पढ़े हुए थे कि कूलम्ब्स लॉ जो होता है उसको वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं, ठीक है। फिर पढ़े हुए थे कि कूलम्ब्स लॉ जो है उसमें क्या लिमिटेशन है, क्या कमी है। तो लिखे थे कि पहला लिमिटेशन क्या है, कूलम्ब्स लॉ केवल और केवल पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। कोई अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं है। दूसरी बात पढ़े थे कि कूलम्ब्स लॉ तभी वैलिड है जब दो चार्ज या तो रुका हुआ हो या एक रुका हुआ हो और एक चल रहा हो। अगर दोनों चल रहा हो तो कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होता। फिर पढ़े थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या रिलेशन होता है और क्या डिफरेंस होता है, ठीक। मतलब क्या रिलेशन है, क्या सिमिलरिटी होता है और क्या डिफरेंस होता है। तो सिमिलरिटी में देखे थे कि दोनों के दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, मतलब 1/r² प्रोपोर्शनल होता है दोनों फोर्स। उसके ऊपर पढ़े थे कि दोनों जो है वो दो जो ऑब्जेक्ट है उनके सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करता है उसी लाइन के अलोंग फोर्स लगता है। तो ये सब उसका जो है सिमिलरिटी था। डिफरेंस क्या था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, जो कूलम्ब फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है। सेकेंड डिफरेंस ये था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था ये मीडियम पे डिपेंड करता है और ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो आज पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, तो बहुत सिंपल सा बात है ये, ठीक है, कि अगर कोई सिस्टम ऑफ चार्ज है, सिस्टम ऑफ चार्ज मतलब क्या होता है कि चार्ज का समूह, ठीक है। मान लो एक सिस्टम है, एक मतलब एक कोई सिस्टम है जहाँ पे बहुत सारा चार्ज है। मान लो एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, एक चार्ज Q3 है, एक चार्ज Q4 है। इस तरह मतलब बहुत सारा चार्ज है, जरूरी नहीं सिमेट्रिक होगा, ठीक है। कोई भी चार्ज है, Q1 है, Q2 है, यहाँ मान लो Q3 है, Q2 मान लो यहाँ है। तो ऐसे कोई भी सिस्टम ऑफ चार्ज है, बहुत सारा चार्ज है, n नंबर ऑफ चार्ज है, ठीक है। तो हर एक चार्ज एक दूसरे में क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। जैसे कि इस पर ये चार्ज फोर्स लगा रहा होगा इधर की तरफ, ठीक है, F/1 ड्यू टू 3। वैसे ही ये मान लो 2 है ना, तो वैसे ही ये चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा होगा इधर की तरफ F/1 ड्यू टू 2, है ना। इस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। तो ये थ्योरी क्या करता है कि मान लो पहले ये चार्ज अगर नहीं था, ठीक है, पहले ये फोर्स नहीं लग रहा था, तो ये इस पर फोर्स लगा रहा था केवल F/1 ड्यू टू 2। अब अगर कोई अनदर चार्ज आया सिस्टम में, अब वो इस पर फोर्स लगाया, तो इसके आने से इस फोर्स कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब कि किसी भी चार्ज के आने से जो इंडिविजुअल फोर्स है उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन जो नेट फोर्स है वो चेंज हो जाता है। कैसे, जब ये नहीं था तो केवल एक ही फोर्स लगा था इधर, ठीक है। जब ये आया तो इधर भी एक फोर्स लगने लगा F13। अब जिसका नेट फोर्स होगा क्या वो ये हो पाएगा, नहीं। अब नेट फोर्स कहीं इधर से निकलेगा, है ना, इधर से निकलेगा, इसका मतलब वेक्टर सम करना पड़ता है। तो किसी भी एक फोर्स के आने से जो प्रीवियस फोर्स है उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, और किसी भी चार्ज पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो जितने भी चार्ज प्रेजेंट हैं उन सभी के फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होता है। वेक्टर सम, अलजेब्रिक सम नहीं। देखो यहाँ पर अलजेब्रिक सम किया, अलजेब्रिक सम करना क्या होता है, सीधे इसको जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या किया, वेक्टर सम निकाले हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इन अ सिस्टम ऑफ चार्ज, the charge, the force on any charge is vector sum of force due to all charges present in system। बहुत सिंपल सा बात है कि इन अ सिस्टम ऑफ चार्ज द फोर्स ऑन एनी चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ फोर्स ड्यू टू ऑल चार्जेस प्रेजेंट इन द सिस्टम। सिस्टम में किसी भी चार्ज पर लगने वाला फोर्स जितने भी चार्ज प्रेजेंट हैं उन सभी के फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होता है, और किसी भी चार्ज के आने से पुराने चार्ज के फोर्स पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो लिख देते हैं
बाई इंट्रोडक्शन ऑफ any new charge in system, new charge in system, there is no any effect on previous on force of previous charges, but net force on charge gets changed. तो दो बातें हैं इसमें। पहली बात तो यह है कि इन अ सिस्टम ऑफ चार्ज द फोर्स ऑन एनी चार्ज इज, या ऐसे बोल सकते हैं, द नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ फोर्स ड्यू टू ऑल चार्जेस प्रेजेंट इन द सिस्टम। ठीक है, मतलब कि अगर मान लो कोई सिस्टम है और उसमें n नंबर ऑफ चार्ज है, ठीक है, तो जो F नेट होगा किसी भी एक चार्ज पे, जो F नेट होगा किसी भी एक चार्ज पे, वह इक्वल होगा किसके, फोर्स ड्यू टू 1। ठीक है, ये मान लो कि F होगा ऑन चार्ज 1 पे, मान लो कि चार्ज 1 है, उस पर जो फोर्स होगा वह इक्वल होगा किसके, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू फोर्थ चार्ज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू n। जितना नंबर ऑफ चार्ज रहेगा तो इनके वेक्टर सम के इक्वल होगा। ठीक है, और किसी भी नए चार्ज के बाय इंडक्शन ऑफ एनी न्यू चार्जिंग सिस्टम, कोई भी नया चार्ज आएगा तो उससे पुराने चार्ज पे असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसका यूज करके जो है इसको लिख लेना है। ठीक है, इसका यूज करके जो है हम लोग अलग अलग सिस्टम के लिए फोर्स निकाल सकते हैं। अभी दिखाते हैं। ये सिंपल, ये थ्योरी पूछ देता है, डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो ये लिखना होगा। जैसे कि जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है उसका यूज करके जो है हम लोग अलग अलग सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो कि ये कोई एक सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट, और यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है प्लस Q1, यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है Q2, ठीक है, और यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है Q3। पूछा जाएगा Q3 पर फोर्स निकालिए। अब मान लो कि आइसोबाइलेटरल ट्रायंगल है, मतलब यहाँ पर जो है एंगल कितना है 60, यहाँ भी एंगल कितना है 60, और यहाँ भी एंगल कितना है 60 डिग्री। अब पूछा जाएगा कि इस पॉइंट पे, मतलब कि फाइंड F इलेक्ट्रिक फोर्स, फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन पॉइंट C। पॉइंट C जो है यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है Q3, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा वो निकालना है। तो देखो सबके सब प्लस चार्ज है ना, तो ये इस पर फोर्स लगा किस डायरेक्शन में, रिपेल करना चाहेगा इसको इस डायरेक्शन में, ये इस पर फोर्स लगाएगा किधर, इधर की तरफ, है ना, क्योंकि ये चार्ज हो गया, ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है, तो इसका जो लाइन ज्वाइन द सेंटर कौन है, ये है, तो इसका फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ये हो जाएगा तुमको फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, है ना, ये बोल सकते हैं फोर्स ऑन पॉइंट C ड्यू टू B। ये फोर्स इधर लग रहा है और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फोर्स ऑन C ड्यू टू A। ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल होगा 60 डिग्री, है ना, ये और ये सेम तो है, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। अब हमको इसमें क्या करना है कि हमको इसमें जो है निकालना है F नेट निकालना है। ठीक है, तो FCB, अच्छा दोनों फोर्स तो इक्वल ही है, ठीक है, दोनों फोर्स, दोनों डिस्टेंस, सब डिस्टेंस इक्वल है, ये भी साइड A, ये भी साइड A, ये भी साइड A, तो डिस्टेंस से मतलब दोनों फोर्स भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं FCB बराबर FCA, इसको मान लेते हैं F, और कितने के इक्वल होगा, तो
मतलब एफ मान लिए, दोनों फोर्स सेम ही ना है, दोनों फोर्स यहाँ के लिए ये भी डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस सेम है, जितना फोर्स ये लगाएगा उतना ही फोर्स ये भी लगाएगा, चार्ज भी सब सेम है, ठीक है, सब चार्ज मान लो सेम है, क्यू 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 चार्ज है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एफ सी बी इक्वल टू एफ सी ए इक्वल टू एफ, और ये एफ किसके इक्वल होगा, तो एफ इक्वल हो जाएगा के क्यू, अच्छा चार्ज जो कि सब फोर्स सेम है, फोर्स यहाँ पर सेम है, क्यू वन क्यू किसी की जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा के क्यू स्क्वायर, क्यू वन क्यू टू होता है ना, क्यू वन क्यू टू होता है, तो क्या हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई आर कौन यहाँ पर ए, तो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब हमको ये नेट फोर्स निकालना है, तो वेक्टर सम निकालना है, तो एफ नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट इस फोर्स का स्क्वायर, मतलब एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, दोनों तो एफ ही है, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f cos 60। एंगल कितना है 60 डिग्री है, दोनों फोर्स के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 60 का कितना होता है, cos 60 वाला कितना होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया अंडर रूट 3f स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट 3 इसी में रह गया, f बाहर आ गया, और f कितना था के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर था, ये हो गया अंडर रूट 3 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये आंसर हो गया। देखो ये हम f क्यों मान लिए हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है और सब चार्ज भी इक्वल है, इसलिए जो फोर्स इसका होगा वही फोर्स इसका होगा, इसलिए कॉमनली हम इसको f मान लिए हैं, ठीक है। और ये फोर्स कितना होगा, तो फोर्स कितना होता है के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, तो दोनों फोर्स तो चूंकि दोनों चार्ज जो है क्या है वो क्यू क्यू ही है, इसलिए ये क्या हो गया क्यू स्क्वायर हो गया है बाई ए स्क्वायर। तो एफ नेट जो है उस तरह हम वेक्टर, अब वेक्टर सम करना है, वेक्टर सम क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना, तो उसे करके लास्ट में आ गया फोर्स लिखना है इसको। तो इसमें एक और क्वेश्चन बताते हैं और एक कॉन्सेप्ट इसमें सीख लेना है, ठीक है। बेसिकली बोर्ड में वही कॉन्सेप्ट आएगा अगर आएगा अभी तो, और लिखने का अच्छा क्वेश्चन करते हैं फिर कॉन्सेप्ट सीखा जाएगा। जैसे मान लो कि अगर दिया हुआ है क्वेश्चन इस पर नहीं ना आता है, बोलो ना बोर्ड में इस पर क्वेश्चन नहीं आता है, बोर्ड में इस पर क्वेश्चन नहीं आता है, बताते हैं किस तरह क्वेश्चन आता है बोर्ड में। तो अगर मान लो कि ये कोई स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है -q, ठीक है, यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है +q, यहाँ पर भी चार्ज रखा हुआ है +q, यहाँ पर भी अगर प्लस नहीं लिखा मतलब प्लस क्यों ही होता है, सिंपल अगर क्यों लिखा मतलब प्लस क्यों ही होगा। मान लो ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये d, ठीक है। और यहाँ अगर पूछा जाए कि फाइंड नेट फोर्स ऑन पॉइंट डी, ठीक है, डी पर क्या फोर्स है वो निकालना है, ट्राई करो खुद से पहले, साइड ए ट्राई करो खुद से। देखो इसमें अगर देखा जाए तो हम फोर्स बनाते हैं, फोर्स दिखाते हैं किसी काम के साथ फोर्स, ये -q है ये +q है, अट्रैक्शन होगा इसमें, ठीक है। तो इसके कारण जो फोर्स होगा वो इधर होगा, ये फोर्स कौन होगा, ये होगा फोर्स ऑन डी ड्यू टू बी, इसके कारण जो इस पर फोर्स होगा वो इधर होगा, और ये क्या होगा फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी, फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी, इसके कारण जो इस पर फोर्स होगा वो इधर होगा, ठीक है, डायगोनल के अलॉन्ग होगा, ठीक है, डायगोनल के अलॉन्ग होगा, और ये फोर्स भी क्या होगा F ऑन D ड्यू टू ए। इसलिए तो ये जो दोनों फोर्स है इसका भी जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो भी तो इसी साइड में आएगा, इधर देखो इधर से, इन दोनों फोर्स के कारण जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो भी इस डायरेक्शन में आएगा और ये भी इस डायरेक्शन में है, जो भी आएगा उसको हम ऐड कर सकते हैं। तो पहले इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेते हैं, तो पहले निकाल लेते हैं FDC। अच्छा ये दोनों फोर्स से इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों चार्ज इक्वल डिस्टेंस पर लोकेटेड है, तो FDC और जो FDB है इसको हम F मान सकते हैं, और ये फोर्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा KQ² A², ठीक है। अब इसके हम F नेट निकाल लेते हैं, तो F नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा √F
एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, ठीक है, 2f कॉस, एंगल कितना है यहाँ पे, दोनों फोर्स पे एंगल कितना है 90 डिग्री, कॉस 90 कितना होता है 0, तीसरा तो 0 हो गया, तो अंदर में बचा 2f स्क्वायर, तो यहाँ से 2f आ गया अंडर रूट 2f, हाँ, तो अंडर रूट 2f को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2f को लिख सकते हैं अंडर रूट के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब ये जो एफ नेट आया वो इधर आया, इंटरसेक्शन में आया एफ नेट, तो ये फोर्स आया कितना, ये आया अंडर रूट 2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब हमको अगर नेट फोर्स निकालना है एफ नेट, तो इक्वल हो जाएगा एफ नेट ड्यू टू डी सी एंड डी बी प्लस एफ ड्यू टू डी ए। समझो कि इस दोनों को पता चल गया है, ठीक है, ये कितना है, ये है अंडर रूट 2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, लेकिन ये कितना है, तो ये निकल सकता है, देखो एफ डी ए कितना हो जाएगा, एफ डी ए हो जाएगा, एफ डी ए हो जाएगा के क्यू स्क्वायर, ये तो होगा ही, दोनों का चार्ज क्यू है, तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस ये होगा डायगोनल, डायगोनल क्या होता है, स्क्वायर डायगोनल क्या होता है ए रूट 2, स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है ए रूट 2, नहीं पता तो याद रखो, डायगोनल जो होता है वो होता है ए रूट 2, तो ये कितना हो गया, ये हो गया ए रूट 2, कैसे है बता दें, देखो ये निकाल, ये निकालना है ना, तो पाइथागोरस से हम लगाओ निकल जाएगा, तो ये हो गया ए रूट 2। अब इसको हम इसमें जोड़ देंगे तो ये हो गया के क्यू स्क्वायर बाई ए रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ए रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a, है ना, तो अंडर रूट 2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। यहाँ से अगर हम चाहें तो के क्यू स्क्वायर अंडर रूट 2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, अंडर कॉमन लेंगे से क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई, यही होगा इसका आंसर। यहाँ पर अगर हमको के तो पता ही होता है ना, अगर के कितना होता है 9 इंटू 10⁹, है ना, अगर ए दिया हो क्यू दिया हो तो निकाल सकते हैं, फाइनल फार्मूला जो है ये बन के आएगा। क्या है इसमें, अंडर रूट 2 के क्यू से कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो ये तो 1 हो गया, हाँ, इससे मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो मल्टीप्लाई करने पर अंडर रूट 2 ना होगा 2 रूट 2 क्या होगा 2 रूट 2, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो फिर अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा और नीचे में 2 बच जाएगा। देखो फिर से परमिटिविटी, परमिटिविटी क्या होता है, तो बतलाया थे कि कोई भी मीडियम जिस एक्सटेंट तक दो चार्ज के बीच के फोर्स को डिक्रीज कर सकता है उसको क्या कहा जाता है, परमिटिविटी कहा जाता है। मतलब किसको लिखेंगे, द एक्सटेंट बाय विच any medium can decrease the interaction between two charges। क्या सुनना, तो एक्सटेंट बाय विच एनी मीडियम कैन डिक्रीज, जिस एक्सटेंट तक, जिस क्षमता तक कोई मीडियम घटा सकता है द इंटरेक्शन बिटवीन दो चार्ज के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको जिस हद तक कम कर सकता है कोई मीडियम, उसी को क्या कहते हैं, परमिटिविटी कहते हैं। परमिटिविटी जो होता है इट इज मिनिमम फॉर किसके लिए, मिनिमम फॉर फ्री स्पेस, या कह सकते हैं इसको वैक्यूम, ठीक है, और इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, सिंबल इसका क्या होता है एप्सिलॉन नॉट।
या फिर उसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी कहा जाता है। ठीक है, एब्सोल्यूट के हिसाब से कहा जाता है, इसको कहा जाता है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब एप्सिलॉन पढ़ते हैं। तो अब जो ये एप्सिलॉन नॉट होता है इसका वैल्यू कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.812 इंटू 10⁻⁻12। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? हम लोग को पता था कि ये कहाँ से आया है, ये आया है, हम लोग को पता है कि फॉर्मूला होता है F = 1/4/ε0 Q1 Q2/r²। तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट जो है वो नीचे में है, एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज दें और F को इधर भेज दें। तो एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज दें और F को इधर भेजेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर में है न्यूटन, ऊपर में है कूलम, ये हो गया कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। कूलम ये इधर गया, ये इधर आया, ये कूलम स्क्वायर हो गया। ठीक है, आर मतलब क्या हुआ? मीटर, आर क्या है? डिस्टेंस, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, और ये फोर्स है तो फोर्स हो गया पर मीटर। अब इसको डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन क्या होगा? तो डायमेंशन क्या होगा? देखो, कूलम स्क्वायर, कूलम मतलब क्या होता है? चार्ज, चार्ज इक्वल टू क्या होता है? करंट इनटू टाइम। ठीक है, तो इसका जो डायमेंशन देखा जाए तो ये तो हो गया करंट इनटू टाइम, ए इनटू टी, इसका स्क्वायर, है ना। मतलब कह सकते हैं कि ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई न्यूटन। समझ में कैसे लिखे हैं? कूलम इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू टी होता है। आई का डायमेंशन क्या होता है? आई का डायमेंशन ए, और टाइम का क्या होता है? टी। अब कूलम स्क्वायर है तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसको अलग अलग लिख सकते हैं ऐसे, जैसे वो लिखें, ये हो गया ए स्क्वायर टी स्क्वायर। उसके बाद इसका क्या हो जाता है? नीचे में है न्यूटन, न्यूटन का जो डायमेंशन होता है वो होता है mL/t-2। क्या होता है इसका? mL/t-2। और मीटर स्क्वायर, इसका क्या होगा? L स्क्वायर। अब ये ऊपर जाएगा तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर, ठीक है, टी स्क्वायर। हाँ, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर है, सुनो ना, ऊपर आएगा तो m पर क्या हो जाएगा? -1, l पर क्या हो जाएगा? -1, और ये फिर -2, तो ऊपर कितना हो गया? -3, और t पर कितना हो गया? t पर हो गया -2, ऊपर गया तो क्या हो गया? +2। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं m-1 l-3, या उसके पहले, हाँ ठीक है, l-3, t कितना हो गया? t4, ठीक है, 3 2 और 2 4, और a कितना हो गया? a हो गया स्क्वायर। तो ये हो गया डायमीटर। अच्छा, फोर्स का याद रखना है हमेशा, फोर्स का क्या होता है? mL/t-2। कैसे आया था एक बार देख लो, याद तो होगा ही, तो देख लो। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का क्या हो जाएगा? मास का हो जाएगा m। एक्सेलरेशन क्या होता है? v/t, है ना। v क्या होता है? s/t, s/t स्क्वायर हो गया, है ना। s का क्या होता है? l। t का क्या होता है? t स्क्वायर। तो ऊपर गया तो क्या हो गया? L/t-2, तो इनटू क्या हो गया? L/t-2, तो फोर्स का निकल के आ गया mL/t-2। तो फोर्स का हमसे रट के रखना है mL/t-2, बाकी सब निकल जाता है। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि चार्ज इक्वल टू करंट टू टाइम होता है, और चार्ज का डायमेंशन नहीं होता है, करंट का होता है, इसलिए उसको करंट में कन्वर्ट करना होता है। और डायमेंशन याद रखना है, डायमेंशन और इसका यूनिट पूछा जाता है हमेशा। ठीक है, देखो ये तो एप्सिलॉन नॉट हुआ किसके लिए? एप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी किसका है? फ्री स्पेस का। अगर किसी मीडियम का बात किया, मान लो बात करें परमिटिविटी ऑफ, मान लो बात करते हैं ग्लास का, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे एप्सिलॉन ग्लास, एप्सिलॉन ग्लास। और ये होता है 3.12 इंटू 10⁻11, ठीक है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। वैसे ही अगर हम लिखें परमिटिविटी ऑफ वाटर, इसको क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन वाटर, ठीक है, और ये होता है 7.10 इंटू 10⁻⁻10 कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर।
तो इन तीनों में से दो चार्ज के बीच के फोर्स को सबसे ज्यादा कमजोर कौन करेगा? पानी करेगा, है ना, क्योंकि पानी का सबसे ज्यादा है। अभी भी देखो 11 10 से ज्यादा कैसे हो गया, माइनस में ना है, तो बड़ा कौन हुआ? बड़ा ये हुआ, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कमजोर वाटर करेगा, फिर कौन करेगा? फिर ग्लास करेगा, और सबसे लिस्ट जो है वो ये करेगा। मतलब ये तो बहुत कम है, ठीक है, तो मतलब ये नहीं करेगा या बहुत सबसे कम करेगा। एप्सिलॉन नॉट जो है मिनिमम होता है किसके लिए? फ्री स्पेस के लिए। इसका वैल्यू याद रखना है और साथ में जो है इसका डायमेंशन याद रखना है, ठीक है। तो ये हम देखिए परमिटिविटी, ठीक है, एक्सटेंड बाय जिस एक्सटेंड से कोई भी मीडियम दो चार्ज के बीच की इंटरेक्शन को घटा देता है उसी को परमिटिविटी कहते हैं। सबसे कम होता है किसका? एप्सिलॉन नॉट होता है वैक्यूम का। इसको बहुत सारी किताब में राउंडिंग ऑफ करके जो है 8.85 लिख देता है। एनसीईआरटी भी 8.85 लिखा हुआ है, किसी किसी बुक में 8.812 भी लिखा होता है। क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हो तो वो यहीं याद रखना है 8.85, ठीक है। डायमेंशन डायमेंशन क्या होता है इसका? m-1 l-3 t4a2। और फिर से हम लोग देखें कि परमिटिविटी जो होता है वो कुछ अलग अलग मीडियम का, याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बस इसका याद रखना है एयर का, ठीक है। एयर या फ्री स्पेस के बाकी सब याद करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद एक और टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, देखो तो अब जो है पढ़ना है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी इसको लिख सकते हैं ऐसे एप्सिलॉन आर, ठीक है। या इसका एक और नाम होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो उसको हम लिखते हैं बाद में। पहले इसका डेफिनेशन लिखो, द रिलेटिव परमिटिविटी, द रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट सिंबल होता है के, मतलब इसको ई आर मतलब एप्सिलॉन आर या के दोनों में से किसी तरह से लिख सकते हैं। द रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एनी मीडियम is defined as ratio of electric force between two charges placed in vacuum to same charge to electric force between same charge placed in any medium with same distance, तो देखो क्या होता है ये, द रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एनी मीडियम, दोनों सेम ही चीज, चाहे उसको रिलेटिव परमिटिविटी बोले चाहे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोले। ये क्या होता है? रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, देखो ये ध्यान से, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज प्लेस्ड इन वैक्यूम, मतलब कि दो चार्ज को ले जाकर हम पहले वैक्यूम में रखें, ठीक है, फिर उनके बीच जो फोर्स है वो निकालें, फिर वहीं दो चार्ज को सेम डिस्टेंस के साथ, सेम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन या सेम डिस्टेंस डिग्री देते हैं, सेम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, मतलब कि जितना डिस्टेंस यहाँ पर है उतना ही डिस्टेंस पर ले जाकर उसको हम रखें किसी मीडियम में और फिर वहां पर उसका फोर्स निकालें, ठीक है। और फिर दोनों का जो रेशियो होगा उसी को क्या कहेंगे? रिलेटिव परमिटिविटी। सुनो, दो चार्ज लिए, दो चार्ज को लेकर रखे वैक्यूम में,
ठीक है, क्या फोर्स है वो निकाल लिए, फिर लेकर रखे उसको किसी मीडियम में, वहां पर क्या फोर्स है निकाल लिए, ठीक है, और फिर दोनों का जो रेशियो है उसी को क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं या डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो जैसे मान लो कॉलेज को रखें वैक्यूम में, तो क्या बोलेंगे उसको, एफ नॉट बोलेंगे। तो मान लो एफ नॉट जो है, जो फोर्स है कहाँ पर, इन वैक्यूम, तो वैक्यूम में जो फोर्स है वो क्या आएगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अच्छा, के इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, ठीक। उसके बाद लिखते हैं कहाँ पर इसको, तो इन एनी मीडियम, किसी मीडियम में रखते हैं, तो वहां पर जो इसका फोर्स आएगा एफ एम, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमको 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन एम, ठीक है, जो मीडियम में रखेंगे इसको, फिर यहाँ पर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, ई आर एप्सिलॉन आर, या इसको के भी लिखते हैं, के लिखेंगे तो क्या पढ़ेंगे, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ेंगे। तो इक्वल टू क्या होता है, एफ नॉट बाई एफ एम, चार्ज प्लेस्ड इन वैक्यूम बाई चार्ज प्लेस्ड इन एनी मीडियम। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ नॉट बाई एफ एम, ठीक है। एफ नॉट कितना है, एफ नॉट है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, बाई करेंगे 1 बाई होगा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, तो उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन एम, है ना, आर स्क्वायर बाई Q1 Q2, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो कितना आया, एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट, इसी को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। दिस इज या इट इज डिफाइंड एज रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, यही होता है रिलेटिव परमिटिविटी। क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, सिंपल डेफिनेशन जो है वही किए हैं। डेफिनेशन में क्या लिखा है, तो पहले दो चार्ज लेकर हम रखेंगे वैक्यूम में, फिर ले रखेंगे मीडियम में, दोनों जो फोर्स मिलेगा उसी के रेशियो को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अभी इसका क्या सिग्निफिकेंस है बताते हैं, इसका क्या महत्व है, ठीक है, तो इसको लिख लो, इसका महत्व देखते हैं। देखा जाए तो हम लोग देखेंगे अभी कि एप्सिलॉन आर इक्वल टू होता है, क्या होता है, एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट, इसी को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग एक दो चीज निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर देखो एप्सिलॉन आर इक्वल टू होता है एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये लिख सकते हैं। एप्सिलॉन एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, ये है परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। ये क्या है, ये है रिलेटिव परमिटिविटी, और ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ किसका, वैक्यूम। अब देखो जैसे कि अगर देखा जाए तो वाटर जो होता है, ठीक है, वाटर की जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वह 81 होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वाटर की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो 81 है। इसका मतलब क्या है कि वाटर की जो परमिटिविटी है वो कितना होगा, 81 इंटू एप्सिलॉन नॉट। मतलब वाटर जो है वो एयर के तुलना में या फ्री जो वैक्यूम है, जो फ्री स्पेस है, उसकी तुलना में दो चार्जों के बीच के इंटरेक्शन को कितना गुना कम कर देगा, 81 टाइम्स कम कर देगा। ये इसका मतलब है कि अगर हमको रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ है तो हम किसी भी मीडियम का जो परमिटिविटी है वो पता कर सकते हैं। जैसे कि जो ग्लास होता है उसका जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है वो 7 होता है, ठीक है। मतलब ये मतलब ग्लास जो है वो, ग्लास जो है ई ऑफ ग्लास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 इंटू एप्सिलॉन। मतलब कि ग्लास जो है वह एयर के तुलना में दो चार्ज के बीच के इंटरेक्शन को कितना गुना कम कर देगा,
7 टाइम्स डिक्रीज कर देगा। तो ये इसका फर्स्ट चीज है। सेकेंड, ठीक है, ये इसका फर्स्ट चीज। सेकेंड, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम लोग अभी क्या आया था, F0 बाई FM इक्वल टू आया था एप्सिलॉन R, आया था ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं F0 इज इक्वल, या ऐसे लिखो FM इज इक्वल टू F0 बाई ER एप्सिलॉन R, लिख सकते हैं ये बात। मतलब ये है कि जिसका रिलेटिव परमिटिविटी जितना ही ज्यादा होगा उसमें फोर्स क्या होगा उतना ही कम होगा, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो दिया हुआ, मान लो कि वाटर की हम बात कर लें, तो वाटर की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो कितनी थी, 81, और जो ग्लास था उसका कितना था, 7। मतलब कि वाटर में अगर हम फोर्स का बात करें तो वह F0 के कितने टाइम्स हो जाएगा, सॉरी वाटर का ना, वाटर में अगर हम बात करें तो F0 के कितने टाइम्स होगा, 81, 1/81, मतलब 1/81 फीट से कम हो जाएगा वाटर में फोर्स। और अगर हम ग्लास में बात करें रिलेटिव परमिटिविटी का, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी बात हो रहा है ना ग्लास में, तो ग्लास में अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा, F0 बाई 7। मतलब कि जो फोर्स था वैक्यूम में उसके 1/7 हो गया, और इसमें क्या हुआ, 1/81 हो गया। तो ये फॉर्मूला याद रखना, ये चीज। मतलब यहाँ से एक बात कह सकते हैं कि जितना गुना रिलेटिव परमिटिविटी किसी भी मीडियम का होगा, ये जैसे जैसे रिलेटिव परमिटिविटी इंक्रीज होगा वैसे जो फोर्स है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा दो मीडियम के बीच में, मतलब कि दो चार्ज के बीच में। अब यहाँ पर चलिए क्वेश्चन करते बनाने के लिए, ऐसा मान लो कि ये दो चार्ज था, इससे एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लास्ट है, दो चार्ज था, ठीक है, और यहाँ पर जो इनका इंटरेक्शन फोर्स था वो मान लो F था, ठीक है, वैक्यूम में क्या था, F। जब कहाँ पर था ये, वैक्यूम में, जब इनको ला कर रखा गया किसी मीडियम में, ठीक है, किसी मीडियम में रखा गया, तो इसका जो FM है वह F के 4 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो निकालना ये है कि मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी कितना है, रिलेटिव परमिटिविटी कितना है निकालना है। देखो तो इसमें जो है हम लोग क्या निकालना है, रिलेटिव परमिटिविटी निकालना है। फोर्स दिया हुआ है, ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला फोर्स के साथ क्या होता है, F0 बाई FM, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, F0 बाई FM। F0 कितना दिया हुआ है, F, मतलब फोर्स इन वैक्यूम कितना दिया हुआ है, F दिया हुआ है, और फोर्स इन मीडियम कितना दिया हुआ है, F/4। तो F/4 है ना, तो इससे ये घट गया, तो रिलेटिव परमिटिविटी कितना आया, 4, ठीक है। मतलब कि जो भी वो मीडियम है उस मीडियम की जो परमिटिविटी है वो वैक्यूम के परमिटिविटी से 4 गुना ज्यादा है, मतलब 4 गुना ज्यादा है, इसलिए फोर्स कुछ 1/4 टाइम कम कर दे रहा है। और वही 1/8 का था तो वो 1 टाइम बढ़ा। इससे बात समझे, इससे क्या समझ में आया कि जितना टाइम्स फोर्स डिक्रीज होगा उतना टाइम्स रिलेटिव परमिटिविटी होगा। हाँ, ये समझ में आया। फिर देख लो यहाँ पर F0 दिया था, FM दिया था, एप्सिलॉन R निकालना था, एप्सिलॉन R इसका क्या होता है, F0 बाई FM होता है। तो F0 बाई FM, F0 दिया था F, FM दिया था F/4, F/4 फोर्स लग गया ऊपर, इसे कट गया, कितना आया, 4। मतलब इस मीडियम की जो परमिटिविटी होगी, परमिटिविटी मीडियम क्या होता है, एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू एप्सिलॉन नॉट। मतलब इस मीडियम की जो परमिटिविटी होगी वो वैक्यूम के परमिटिविटी से 4 गुना अधिक होगी। मतलब कि ये जो मीडियम है अपने पार्टिकल्स को 4 गुना ज्यादा अलाउ करेगा कि तुम जाओ और फोर्स को कमजोर करो, ठीक है। तो 4 गुना ज्यादा था इसलिए फोर्स क्या हुआ, 4 गुना कम हो गया, 1/4 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो ये टॉपिक था रिलेटिव परमिटिविटी।